नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। केस डायरी में आज जिस गुनाह की बात हो रही है वो वाकई किसी आम अपराध से कई गुना बड़ा ऐसा गुनाह है जहां पर करीब 19 बच्चों की जिंदगी छीन ली जाती है। हालांकि ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये असल वारदात थी जहां पहले बच्चों का कत्ल कर दिया जाता था, फिर उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता था और फिर उन बच्चों के शरीर के अंगों को अलग अलग कर उन्हें पॉलीथीन में डालकर एक नाले में फेंक दिया जाता था। लेकिन उससे पहले कत्ल किए गए बच्चों के शरीर के अंगों को कुकर में पकाकर खाया भी जाता था। काफी कश्मकश के बाद आरोपी पकड़े भी जाते हैं, उन्हें मौत की सजा का ऐलान भी होता है, लेकिन फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है। जिसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब आरोपी बरी हो जाते हैं तो फिर बच्चों की जिंदगी छीनने वाले आखिरकार थे कौन? वाकई सवाल तो बड़ा है। बहरहाल अब आपको ले चलते हैं आज से करीब 20 साल पहले, यानी साल 2006 में। अब आप नोएडा से तो वाकिफ हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है निठारी। दरअसल जब साल 2006 की शुरुआत हुई, यानी जनवरी का सर्द मौसम शुरू हुआ, तो निठारी और आसपास के गांव से अचानक बच्चे लापता होने लगे, यानी गायब होने लगे। बच्चों के घर वाले बच्चों के लापता होने से परेशान होने लगे। बच्चे की तलाश की जाने लगी, लेकिन जब उन्हें बच्चे नहीं मिले तो वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। अब आमतौर पर पुलिस का जवाब होता है कि इधर उधर गए होंगे या आ जाएंगे, और ऐसा ही जवाब उन घर वालों को भी पुलिस से मिलने लगा। चूंकि परिवार गरीब थे और पुलिस के सामने सवाल जवाब करने की उनमें हिम्मत भी नहीं होती थी, वो जहमत भी नहीं उठा सकते थे, तो फिर उन्होंने अपने स्तर पर लापता बच्चों की तलाश शुरू की, यानी पुलिस पर से उनका भरोसा उठ गया था। अब जब बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा था, उसी दौरान 7 मई 2006 को एक बच्ची दीपिका उर्फ पायल लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास पहुंच गए तो उन्हें भी पुलिस ने कहा कि अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। यानी पुलिस ने जिस तरह दूसरे परिजनों को जवाब दिए, ठीक उसी तर्ज पर यहां भी खाकी का जवाब मिला पायल के पिता नंदलाल को। लेकिन यहां कहानी कुछ अलग हो गई। दरअसल पायल के पिता से यहां दूसरे लोगों की तरह सब्र नहीं हुआ। आखिर बेटी लापता हुई थी, तो फिर पायल को खोजने का जिम्मा खुद उसके पिता ने ही उठाया। अपनी बेटी की तलाश के दौरान नंदलाल को एक रिक्शा वाला मिलता है, जिस पर बैठकर पायल अपने घर से निकलती थी। अब जब नंदलाल ने उस रिक्शे वाले से पूछताछ की तो रिक्शे वाले ने कहा कि पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतरी, अंदर से पैसा लेकर आने की बात कही, अंदर गई, लेकिन काफी वक्त तक बाहर नहीं आई। रिक्शे वाले ने कहा कि दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और उसने कहा कि वो तो यहां से निकलकर चली गई। अब इसके बाद नंदलाल ने पुलिस को भी बताया, लेकिन वो चुप्पी साध गए। इसके बाद नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर पर FIR करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंडेर करोड़पति शख्स था, पुलिस में पहचान थी, विदेशों में आना जाना था। अब नंदलाल एक वकील करते हैं और सेशन कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कोर्ट मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे देती है। अब इस मामले की खबर जब मोनिंदर सिंह पंडेर को लगती है तो वो FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। वो कहता है कि बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह है, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने पहुंचती है। सब कुछ देखा, लेकिन कुछ क्लू हासिल नहीं कर सकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाद की जांच और तलाश में जो कुछ सामने आया, उसके बाद तो पूरे देश की रूह कांप गई।
अब आपको इस निठारी कांड की पूरी कहानी से और आखिर तक की कहानी से रूबरू कराएं, उससे पहले जरा उस कोठी के मालिक यानी मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है ये पूरी कहानी। दरअसल मोनिंदर सिंह पंजाब का रहने वाला था और साल 2000 में उसने नोएडा में कोठी ली। अब शुरुआत के दिनों में पत्नी और बेटे भी यहीं रहते थे, लेकिन 2003 तक वो दोनों यानी पत्नी और बेटे दोनों पंजाब शिफ्ट हो गए। वहीं मोनिंदर भी बहुत कम आता था, इसलिए उसने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र था, उसे नौकर के रूप में उसने रख लिया। सुरेंद्र के 2 बच्चे थे, अच्छा खाना बनाता था और इसीलिए मोनिंदर को वो पसंद आ गया और उन्होंने 2003 में उसे रख लिया, जोड़ लिया अपने साथ। अब मोनिंदर सिंह बिजनेस के सिलसिले में जब दिल्ली आता तो निठारी के अपने D5 कोठी में ही रुकता था। अब जब मोनिंदर अकेला यहाँ रहता था तो वो कोठी उसकी अय्याशी का ठिकाना बन चुकी थी। वो यहाँ कॉलगर्ल्स बुलाता और जब वो उन लड़कियों के साथ कमरे में होता तो नौकर सुरेंद्र कोली खिड़कियों के जरिए उसे देखने की कोशिश करता। एक बार पंढेर ने पहली बार सुरेंद्र कोली से एक लड़की का इंतजाम करने को कहा। आखिर सुरेंद्र कहीं से एक लड़की लेकर वहां पहुंच गया। सुबह जब पंढेर चला गया तो कोली ने लड़की के साथ वक्त गुजारने की चाहत दिखाई, लेकिन लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे इनकार कर दिया और इस बात से कोली को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। अब इस कत्ल के बाद उसने क्या किया वो आपको बताते हैं, क्योंकि कोली की ये पहली कत्ल की कहानी थी। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं इस निठारी कांड की उस शुरुआती कहानी पर। दरअसल जब लापता पायल के पिता नंदलाल अपनी बच्ची की तलाश में जुटे थे तो उसी दौरान जिन और लोगों के बच्चे गायब थे वो भी नंदलाल के साथ आ गए। इलाके में जिनसे भी लापता बच्चों के बारे में पूछा जाता सभी कहते कि आखिरी बार उन्हें D5 के सामने देखा गया था। अब जब D5 में पुलिस का दौरा शुरू हुआ, जांच शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने भी गौर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक शख्स की नजर पंढेर की कोठी के ठीक पीछे नाले में फेंकी गई कुछ पॉलिथीन्स पर गई। उसे डंडे के जरिए बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया, चौंक गया। उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। हंगामा मच गया, मचना भी था और जैसे इस बात की खबर पुलिस को मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गई। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने नाले से 19 कंकाल निकाले। सभी में बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ में मांस के टुकड़े थे। पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। केस में सीबीआई एंट्री हो गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में लोग उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट बरामद हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानी अंग भरे थे। अजीब ये कि किसी में भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि इस घर से इंसानी अंगों की तस्करी हो रही थी और इसीलिए शायद किडनी, लीवर और दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की गई। लेकिन तुरंत ही ये बात भी सामने आ गई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना किसी हाई फाई अस्पताल में ही संभव है, यहाँ नहीं हो सकता। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोनिंदर सिंह पंढेर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी बच्चे का कत्ल किया है। मोनिंदर सिंह और कोली का नार्को टेस्ट हुआ। वहीं सीबीआई और पुलिस ने दोनों से गहन पूछताछ की। अब बहुचर्चित बन चुके निठारी हत्याकांड मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सेक्टर 19 के गदरपुर के दीपिका और बड़ी पायल की हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का दोषी माना और कहा जाता है कि जब सुरेंद्र कोली से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो कोली ने कहा था कि वो बच्चों को टॉफी और बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटता और रेप करता था। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और पेट के हिस्से को कुकर में पकाता था और खाता था।
जाहिर था कि सुरेंद्र के इन बयानों के बाद पुलिस वाले भी कांप गए और भागकर बाहर आ गए। बहरहाल पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़ों और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी साल 2007 को पिंकी नाम की लड़की की पहचान कर ली गई। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने रिम्पा हल्दर नाम की लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर मामले में जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पंढेर को बरी कर दिया गया। लेकिन फिर जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंढेर को भी कोहली के साथ आरोपी बनाना पड़ा, जिसके बाद साल 2009 के बाद 12 दफा फांसी का आदेश भी सुनाया गया। 13 फरवरी 2009 को स्पेशल कोर्ट ने रिम्पा हल्दर मर्डर मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पंढेर को तो बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। 4 मई 2010 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 7 साल के आरती के मर्डर के मामले में फांसी की सजा का ऐलान किया। 28 अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जो भी हो, सुरेंद्र कोहली को फांसी नहीं हो सकी, जबकि 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे सुरेंद्र कोहली को इस केस से जुड़े आखिरी मामले में भी निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुरेंद्र कोहली को जिन सबूतों के आधार पर पिछली अदालतों ने दोषी ठहराया और सजा दी, वो कानूनी तौर पर अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी थे। लेकिन जेल से रिहा होते सुरेंद्र कोहली की तस्वीरों को देखकर पीड़ित परिवारों का बस एक ही सवाल था कि अगर ये निर्दोष है, ये दोषी नहीं है, तो फिर दोष किसका है, दोषी कौन है, और उनके बच्चों की जान आखिरकार लेने वाला कौन था, किसने उनके बच्चों की जान ली। वाकई सवाल तो बड़ा था, जाहिर था हिंदुस्तान का एक बड़ा चर्चित केस रहा था निठारी हत्याकांड। तो फिलहाल आज के केस डायरी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।